हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, या फिर आप इन दोनों में नहीं हैं, आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जो इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि हमें हिंदी से, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकें या लिख सकें या बता सकें। यही तो बात है। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे जरूरी चीज है, वो क्या है? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना। ठीक है, अगर हमें ट्रांसलेशन आता है तो हम अपनी बातों को इंग्लिश में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन हर व्यक्ति के लिए सीखना जरूरी है जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का एक नया सीरीज, जिसमें हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, और आपके एग्जाम में तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन आता है, यानी जो पैराग्राफ, जो सेंटेंसेस दिए रहते हैं, वो पूरा पैराग्राफ दिया रहता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इन सभी को कर पाए हम आसानी से, इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक यानी ट्रांसलेशन के टॉपिक को एकदम शुरुआत से लेकर एकदम एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी सीरीज में, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेशन एकदम आसानी से मैं सिखा पाऊं। तो चलिए इन्हीं सभी संकल्पों, इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है, हिंदी वाक्य को अच्छे से पढ़ें व समझ लें। मतलब जो भी हिंदी वाक्य जिसका आप ट्रांसलेट करने जा रहे हो, उस वाक्य को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद उसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही करना है। इसके बाद जैसे हिंदी वाक्य में बात कही जा रही है वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसका क्या कहने का मतलब है? जैसे हिंदी वाक्य में बात की जा रही है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक, या फिर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंग्लिश में भी ऐसे ट्रांसलेट करना है कि उसमें भी ऐसा लगे कि इंग्लिश वाला सेंटेंस भी क्या कह रहा हो, प्रश्न पूछ रहा हो, क्योंकि आप हिंदी में प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसका ट्रांसलेशन ऐसा कर दूं कि मतलब एक स्टेटमेंट की तरह कर दूं, तो वो सही नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर हिंदी में बात किया जाए, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश में भी पूछना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? शब्दों को उनके सही जगहों पर रखें। कहने का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो हिंदी में सेंटेंस लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस जब लिखते हैं उसमें भी लिखने का तरीका हिंदी से बिल्कुल अलग होता है। इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में जैसे मैं एक हिंदी वाक्य लिखूं, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, यहाँ पे मैंने एक हिंदी वाक्य लिख दिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कर्ता आ गया, ठीक, कर्ता आ गया। इसके बाद कहाँ जाता है? घर जाता है, ये आ गया हमारा कर्म, यानी ऑब्जेक्ट में आ गया, और इसके बाद क्रिया आ रही है ना, ये हो गया हमारा हिंदी वाक्य। हिंदी में क्या है? सबसे पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आ रही है। लेकिन इंग्लिश में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात, इसके बाद क्या कह रहा है? कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन का भी ध्यान देना चाहिए। कैपिटल लेटर्स यानी कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो उसका सबसे पहला लेटर वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर का होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी कैपिटल में होना चाहिए, ठीक। और इसके अलावा पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। पंक्चुएशन का मतलब जैसे लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हंसिए जैसा निशान यानी क्वेश्चन मार्क भी लगना चाहिए। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आखिरी बात क्या कह रहा है? शब्दों के अनुसार अनुवाद करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। यानी जो शब्द हिंदी में यूज किए जा रहे हैं वैसे ही इंग्लिश में भी यूज करो। यानी जैसे अगर हिंदी में कहा जा रहा है जाना, तो इंग्लिश में उसका क्या होगा? गो।
हिंदी में कहा जा रहा है खाना खाओ, इंग्लिश में क्या कहोगे, ईट फूड, ठीक है। तो यानी जैसे शब्द हिंदी में है उसी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जैसे कि एक जेलिना नाम की लड़की थी जिसको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। वो रोज इंग्लिश सीखा करती थी और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से इंग्लिश में बात किया करती थी। एक बार क्या हुआ, उसका छोटा भाई राहुल सो रहा था, तभी उसके दोस्त पे एक फोन आता है कि राहुल कहाँ है। तो ये इंग्लिश, जो कि इंग्लिश सीख रही थी, तो ये इंग्लिश में उसको जवाब देती हैं, कहती हैं कि ही इज रेस्ट इन पीस। इनका मतलब था कि मेरा भाई जो है आराम से सो रहा है, मतलब आराम कर रहा है, शांति से आराम कर रहा है ना। लेकिन जो उसका दोस्त है, जो राहुल का दोस्त था, वो इंग्लिश जानता था, तो वो रेस्ट इन पीस का जो मतलब समझा, पूछा क्या, कब, कैसे हुआ। तो कहा नहीं, तो जेलिना ने कहा कि बस 2 घंटे पहले। तो तुरंत दौड़कर उनके घर पे आया और पूछने लगा कहाँ है राहुल, कैसे हो गया ये सब। तो कही क्या हुआ, वो तो सो रहा है। तो गया, राहुल को उठाया, अच्छा राहुल क्या कर रहे हो, कहा मैं तो सो रहा था। तो जेलिना ने कहा वही तो मैंने बताया था तुमको फोन पे, वो आराम से शांति से आराम कर रहा है, मैंने बोला था। क्या बोला था तुमने, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब जानती हो क्या होता है? रेस्ट इन पीस का मतलब होता है मरना, मर जाना, यानी जो आदमी मर गया उसको कहते हैं रेस्ट इन पीस, यानी कब्र में सोना, ठीक है, मतलब खत्म हो जाना। तब जेलिना को समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम शब्दों का अर्थ, अगर जैसे शब्द दिए गए हैं अगर वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो कभी कभी अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन करने के वो 4 स्टेप कौन से हैं। ट्रांसलेशन के 4 स्टेप्स, यानी भी कोई भी हिंदी वाक्य दिया गया है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन 4 स्टेप में कर सकते हैं। सिर्फ 4 स्टेप में कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस पहचानो का मतलब जो हिंदी वाक्य आपको दिया गया है वो कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों के ऐसे समूह जो कोई अर्थ बताते हो, उन्हें हम सही अर्थ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब जो हिंदी होता है साधारण वाक्य कहते हैं इसको, ठीक है। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक वाक्य और एक नकारात्मक, इंग्लिश में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसके बाद दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी 5 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इन 5 सेंटेंसेस के लिए हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, लेकिन जो मेन ट्रांसलेशन आपको जो टेंस में पढ़ना है वो सिर्फ 3 सेंटेंसेस है। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और उसी में एक और रूप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इन्हीं 4 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं 4 सेंटेंसेस के लिए हमें सारा ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो वही चीज हमको सबसे पहले करना है कि हमें सेंटेंस पहचान लेना है। सेंटेंस पहचानेंगे तो उसी के हिसाब से हम सब जो शब्द हैं उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या है? टेंस पहचानो। अब सेंटेंस पहचानने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? उस सेंटेंस के टेंस को पहचानना, जिसके हिसाब से उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज कर सकें, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप है सब्जेक्ट वर्ब व ऑब्जेक्ट ढूंढो, यानी सेंटेंसेस में जैसे आप उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। इन तीनों को ढूंढने के बाद हम चौथे स्टेप पे आते हैं। चौथा स्टेप क्या है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अरेंज कर दो, यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के नियम के अनुसार इसको अरेंज करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इंग्लिश सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको अरेंज करने के लिए हमें सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसीलिए हम सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसपे हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? मतलब सकारात्मक वाक्य। जो इसका आइडियल सेंटेंस का जो
सिनेरियो होता है वो यही है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके टेंस के अनुसार, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आया रहेगा और जो कुछ बचेगा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, बाकी सारा काम इसी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। ठीक है। ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है यस और नो यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। तो इसमें जब हेल्पिंग वर्ब टाइप का होगा तब ये स्ट्रक्चर होगा। ये हेल्पिंग सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब कुछ सही लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसके बाद दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड मतलब व्हाई, व्हाट, व्हेन, हुम, वेयर, व्हिच, हुज, हुम, यानी ये सब क्या है? WH वर्ड है ना। तो WH वर्ड सबसे पहले आएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेनली तीन ही सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम ट्रांसलेशन टेंसेस के अनुसार करते हैं, लेकिन एक और सेंटेंस इसमें जुड़ जाता है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा, इसका दूसरा टाइप सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेंसेस के बारे में। हमने सेंटेंस समझ लिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ट्रांसलेशन में तो वो है टेंसेस। टेंसेस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पूरा टेंस डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करने की कोई बात नहीं है। और आप सबके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, आप लोग वर्ब की फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन होना असंभव है। ठीक है। सम कर तो लेंगे पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए वर्ब की फॉर्म जरूर से जरूर याद करें। डेली कुछ ना कुछ याद करते रहिए। और हम लोग अब टेंसेस के बारे में सीखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय, यानी जो समय होता है उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? टेंसेस का यूज किया जाता है। ठीक है। अब टेंस जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसा कि हम लोग समय को तीन ही भाग में बांट सकते हैं ना, एक जो समय बीत चुका है, एक जो अभी चल रहा है और एक जो होने वाला है। ठीक है। तीनों को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल यानी आने वाला समय। ठीक है। अब इन तीनों टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसे प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे सेम पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया हमारा टेंसेस की क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में हम डिटेल से आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज चलने वाली है, जिसका ये आज डे 1 था। डे 1 में हमने सिर्फ ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन सीखा है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। कल हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी जो प्रेजेंट टेंस है इसका पूरा हम ट्रांसलेशन कल सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।